ड्रामा सीरियल केस 9। पाकिस्तान में रेप विक्टिम के लिए पहले भी कानून मौजूद था। ये कोई आम जज्बाती कहानी नहीं है। जो रेप के जख्म दिमाग पे लगे हैं ये चूंकि नजर नहीं आते। ड्रामा सीरियल केस 9 जियो टीवी पर नशर होने वाला ये ड्रामा आजकल गुफ्तगू का मरकज बना हुआ है। इस ड्रामे का मौजू रेप और उससे जुड़ी हुई कानूनी और अदालती कार्रवाई है। ये कोई आम जज्बाती कहानी नहीं है, बल्कि इसके जरिए से कानून और इंसाफ के अमल को नुमायां किया जा रहा है। नाजरीन इस बात पर गौर कर रहे हैं कि स्क्रीन पर नजर आने वाली रेप की जद्दोजहद की कहानी आम जिंदगी से कितनी मुख्तलिफ है। इसी पस मंजर में हमने हालिया अदादो शुमार का जायजा लिया। एक गैर सरकारी तंजीम साहिल की तहकीक के मुताबिक 2024 में 5000 के करीब केसेस रिपोर्ट किए गए, जो कि 2023 से ज्यादा हैं। 2025 की हतमी रिपोर्ट अभी तक शाया नहीं की गई, लेकिन इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि साल 2025 के आगाज से जून तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में खवातीन के जिनसी इस्तेसाल के केसेस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये इजाफा इस बात का सबूत है कि ये मसला कम होने की बजाय मजीद संगीन हो रहा है। माहिर नफ्सियात के मुताबिक रेप जैसा हादसा किसी शख्स की जहनी सेहत को शदीद मुतासिर करता है। एक इतना बड़ा हादसा हो गया, फौरन 48 घंटे के लिए तो आपका दिमाग सुन हो जाता है। पहले तो आप डिनाइल में चले जाते हैं, आप सोच ही नहीं सकते कि आपके साथ ऐसा होता है। फिर आपको शदीद गुस्सा आता है खुद पे, मुआशरे पे, घर वालों पे, मिलने वालों पे, रेप करने वाले पे। फिर आप बार्गेनिंग पे जाते हैं कि काश ये ना होता। फिर आप आते हैं एक्सेप्टेंस पे, फिर डिप्रेशन आता है। तो ये तो वो चीज़ है जो शुरू में एक रिएक्शंस अंदर आते हैं। फिर जब एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन रिजॉल्व होता है, फिर लॉन्ग टर्म फिजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज। अच्छा, आपका जोर खाली नफ्सियाती पे है, मैं इसको फिजिकल इश्यूज की भी, बहुत सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी इन्फेक्शंस हो सकती हैं, जिसको फौरन केटर करना जरूरी है। कानूनी सतह पर इस्लाहात जरूर की गई हैं, जिसके तहत मुतासरीन को जल्द इंसाफ और सहूलियात की कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान में रेप विक्टिम के लिए पहले भी कानून मौजूद था। पहले इन मामलात को पीपीसी के तहत डील किया जाता था, सेक्शन 376 के तहत। 2021 में इस कानून को मज़ीद बेहतर बनाया गया और उसमें काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स लाई गई। स्पेशल सेल बनाया गया जो इन्वेस्टिगेशन करता है सिर्फ रेप के केसेस की। मुतासरा शख्स शदीद जहनी दबाव में रहता है और ये दबाव कई हफ्तों और महीनों पर मुहित हो सकता है। जो रेप के जख्म दिमाग पे लगे हैं ये चूंकि नजर नहीं आते, इसलिए आप हर दफा इनको छेड़ना अदालत में अपना फर्ज मनसबी समझते हैं। सो देखिए, आई टोटली एग्री कि ये बड़ा सीरियस मामला है, बहुत से फॉल्स एलिगेशंस होते हैं, इसको एक्सप्लोर करना जस्टिस के लिए जरूरी है। लेकिन हर दफा उस विक्टिम को उसी चक्कर से गुजारने से ये मेमोरीज और प्रॉब्लमैटिक होती हैं। थेरेपिस्ट के लिए, साइकाइट्रिस्ट के लिए पेशेंट के साथ काम करना मुश्किल हो जाता है। तो हम हरगिज नहीं कहते कि हम कानून से बालातर हैं, हमारे पेशेंट कानून से बालातर हैं, लेकिन बहरहाल एक तरीके के साथ इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अदालती कार्रवाई होनी चाहिए कि बार-बार उस ट्रॉमेटिक मेमोरी को ना छेड़ा जाए और उस ज़ख्म को नासूर हमारा कानून और हम सो कॉल्ड नॉर्मल लोग मिल के ना बनाएँ। रेप के मुकदमे की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट्स का कयाम किया गया है, जिसमें मुतासरा शख्स की प्राइवेसी का बतौर खास ख्याल रखा जाता है। कोशिश की जाती है कि मुकदमे का फैसला जल्द अज जल्द सुनाया जाए। स्पेशल कोर्ट्स में रेप केसेस का ट्रायल होता है जो स्पीडी होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है और जिसमें विक्टिम की आइडेंटिटी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है और इस चीज़ को यकीनी बनाया जाता है कि इस चीज़ को मीडिया पे हाईलाइट ना किया जाए या जनरल पब्लिक में उस पर्सन की आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके उसकी किसी किस्म की भी मनफी जो एक होती है पब्लिसिटी वो ना की जाए। और इसके अलावा इसकी सज़ाओं को भी बेहतर बनाया गया और 2021 के कानून के तहत अब अगर कोई बंदा रेप का जिस पे इल्ज़ाम है और प्रूव हो जाता है कि उसने रेप किया है तो उसको डेथ सेंटेंस भी दी जा सकती है। इसके अलावा उम्र कैद जो 10 साल से 25 साल तक है और फाइन भी उस पर होता है। PTSD पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर के बाइस मुतासरा शख्स खुद को कसूरवार समझता है और उसके बाइस खौफ, बेखाबी और अदम एतमाद का शिकार हो जाता है। कि जो ट्रॉमा होता है, इंक्लूडिंग रेप, किडनैपिंग, डेथ्स, इन ट्रॉमास से हम बच नहीं सकते। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये हमारे इर्द गिर्द चीजें चल रही हैं। अगर आप ट्रॉमा विक्टिम बन गए हैं, आप इस ट्रॉमा का शिकार हो गए हैं, ये चीज जिंदगी में हो गई है, तो फिर इसके साथ इसको प्रोसेस करके इसी ट्रॉमा को अपनी ग्रोथ का हिस्सा बना के
بہت سارے ریپ وکٹمز ہیں جنہوں نے اس ٹراما کو اپنی ذات کا حصہ بنایا، گروتھ بنایا، انہوں نے بہت بڑی بڑی این جی اوز بنائی، وکٹمز کے لیے کام کیا، مینٹل ہیلتھ کے لیے کام کیا. تو ہمارے پاس دو رستے ہیں کہ اس ٹراما کے بعد اپنی زندگی کو ڈکلائن کی طرف ہم لے جائیں. یہ ٹراما ہونا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہو گیا ریپ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن اس ٹراما کے بعد اس کی پروسیسنگ میں بہت ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں. پروسیس کریں گے، اس ٹراما سے باہر آئیں گے تو ہماری زندگی باقیوں کی طرح بہتر ہو سکتی ہے. پروسیس نہیں کریں گے، اس ٹراما کو اپنی ذات کا حصہ بنا کے اسٹریس ڈس آرڈر کی طرف جائیں گے تو پھر ایک ڈکلائن چلتا چلا جائے گا. تو اس ٹراما کے بعد بھی بہت ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں جن کو یوز کر کے ہم پھر بھی بہتری کی طرف اپنی زندگی کو لا سکتے ہیں. ان تمام اقدامات کے باوجود ریپ وکٹم شدید سماجی دباؤ کا سامنا کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج بھی بیشتر افراد ریپ کے لیے مجرم کی بجائے وکٹم کو قصوروار سمجھتے ہیں. اسلام آباد کے سب سے بڑے ادارے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ایک اینٹی ریپ کرائسس سیل قائم کیا گیا، جہاں پر طبی، قانونی اور نفسیاتی مدد ایک ہی جگہ پر دستیاب ہے. تاہم زمینی صورتحال اس سے منفرد ہے. ہم نے اس سیل سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر نہ ہی کوئی رد عمل ملا اور نہ ہی کسی ذمہ دار اہلکار نے بات کرنے پر آمادگی ظاہر کی. یہ خاموشی اس بات کی علامت ہے کہ دعوے اور عملی صورت میں ابھی بھی ایک بہت بڑا فاصلہ موجود ہے اور وقت کی ضرورت یہ ہے کہ یہ فاصلہ جلد از جلد ختم کیا جائے.